हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका क्लास 7 की ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं। जो चैप्टर 1 है वो हो चुका है, चैप्टर 2 है आज हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो कल हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे पृथ्वी के अंदर के आंतरिक भाग क्या है, बाह्य भाग क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ओके, देखिए आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके मतलब की हैं, तो उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, जिससे और भी लोग, लाइक करने से क्या होता है फिर और लोगों को भी रिकमेंड हो जाती है वीडियो, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी ही अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ 1/4 जो पृथ्वी का हिस्सा है वो जल से, 1/3 हिस्सा जो है वो जल से घिरा हुआ है, और उसके बिल्कुल जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है उस पर आपका जो जीवन है, जो स्थल है वो है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो इतना हिस्सा जो है ये जल से घिरा है और सिर्फ इतने पर ही जीवन और स्थल है। ओके, तो हम इसके भाग के बारे में बात करते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात क्या है कि पृथ्वी जो है वो सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, यहाँ पर देखिए नाम भी लिखे हुए हैं, तो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। कैसी होती है? सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि जो ऊंचाई है अगर वो मापते हैं तो समुद्र तल से मापते हैं। किसी भी पहाड़ की भी ऊंचाई अगर मापेंगे तो किससे मापेंगे? समुद्र तल से मापते हैं। तो इन्होंने वही बताया है कि समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है और महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर है। ओके, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसी खनिजों से बनी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, महाद्वीपीय संहति जो है वो क्या है, एक सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी है। इसीलिए इसे Cl यानी कि सिलिका तथा L एल्यूमिनिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिलिका का C ले लिया, एल्यूमिनिया का L ले लिया, इनको मिला के Cl कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। अभी बात करते हैं महाद्वीपीय संहति की, तो वो सिलिका एल्यूमिनिया से बनी है एंड महासागर की परपटी जो है वो सिलिका मैग्नीशियम की बनी है। इसे सीमै यानी कि सिलिका का C और मैग्नीशियम का मै, ठीक है, उनको मिलाकर सीमै कहा जाता है। ठीक है, महासागर का सीमै है और महाद्वीपीय संहति का क्या है, Cl है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा आप। अब देखिए एक बार यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं। ओके, तो सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज के लिए जो इंजीनियर हैं उन्होंने 6 किलोमीटर तक की गहराई में इसको खोदा है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, समुद्र की जो सतह है उससे, आप जानते हैं समुद्र कितना गहरा होता है, फिर उसकी सतह से भी नीचे 6000 किलोमीटर तक गहरा खोदना होगा, तब आप ये आंतरिक क्रोड जो है वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ओके, तो इसको, पृथ्वी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहली परत जो होती है, ऊपरी परत, उसको परपटी कहते हैं। उसके बाद आपका स्थल मंडल आ गया, फिर क्रोड यानी कि मेटल, फिर सीमा, फिर बाह्य और फिर क्रोड, बाह्य क्रोड आ गया। ठीक है, और फिर आया है ये आंतरिक क्रोड। तो इस तरह से पृथ्वी की जो संरचना है, आंतरिक भाग है वो है। अब यहाँ पर ये चित्र भी देख लीजिए, महाद्वीपीय परपटी क्या होती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि महाद्वीपीय सिलिका Cl और एल्यूमिनियम का L से Cl से मिलकर बना है। ठीक है, ये महासागर है, तो महासागर सीमै से मिलकर बना है। ओके, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, तो परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है। परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। परपटी कितनी थी? सिर्फ 35 किलोमीटर, क्योंकि ये सबसे पतली परत बताई जा रही है। और मेटल जो है वो कितना है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, मतलब मेटल की भी जो आंतरिक परत है वो क्या है? क्रोड है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप सभी, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो त्रिज्या आ सकती है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो किन से ये बनी है, ये चीज़ क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो मेटल है वो निकल एवं लोहे से बना है। इसे नीफ है, यानी कि निकल का नी, और फेरस यानी कि लोहे का आपका फे लेकर नीफे कहा जाता है।
केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय कोड का जो तापमान है वो कितना होता है, तो ये काफ़ी उच्च होता है। ओके, यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। समझ गए, क्योंकि वो काफ़ी पतला है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परिपटी है, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। तो ये जो नंबर्स दिए हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। ठीक है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, अब बात करते हैं शैल एवं खनिज की। तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी आंतरिक पिंड, प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। समझ गए, पृथ्वी की जो परपटी है उसको बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, शैल। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल कैसी हो सकती है, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, उसका आकार, उसकी गठन यानी कि उसकी जो शैली है वो किसी भी तरह से हो सकती है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो शैल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं, आग्नेय, शैल अवसादी, ठीक है, आग्नेय शैल है जिसको इग्नियस भी कहा जाता है, फिर अवसादी शैल जिसको सेडिमेंट्री कहा जाता है, और कायांतरित शैल जिसको मेटामॉर्फिक शैल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की शैल हो गई, याद रखिएगा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ओके, अब देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, द्रवित मैग्मा कैसा होता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होते हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। ठीक है, तो यहाँ पर आग्नेय के बारे में बात हो रही है कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसको आग्नेय शैल कहते हैं और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतर्भेदी और एक बहिर्वेदी। ठीक है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह ये लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। यानी कि जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक है, वो द्रव के रूप में होता है। फिर जब वो ठंडा होता है, ठोस होता है, उसके बाद जो शैल बनती है उसको आग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। द्रवित लावा जो होता है वो क्या होता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, परपटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि वो बाहर निकलकर ठंडा हुआ ना भाई। ज्वालामुखी आप जानते हैं एक त्रिकोण के आकार में, पर्वत के आकार में होता है, फिर उसमें से लावा बाहर निकलता है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो बेसाल्ट की चट्टानें आग्नेय शैलों में आती हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। दक्कन का जो पठार है वो किससे बना है, बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ये आया हुआ प्रश्न है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी है तो इसके जो बाहर आ गया वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल हो गया, और जो अंदर ही ठंडा हो गया वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो गया। ओके, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो गया। बहिर्भेदी कौन सा हो गया, बेसाल्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेनाइट आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल है और जो बेसाल्ट है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। ओके, लेई मसालों तथा दानों की चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। ठीक है, शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, अवसाद क्या हो रहा है, हवा चल रही है तो वो उड़ कर जा रहे हैं छोटे छोटे कणों में। जल, अगर बारिश हो रही है या फिर आपका जो नदी है, महासागर अगर पास से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, तो उनके माध्यम से भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। अब ये धीरे धीरे आप देखिएगा, अगर आप रेत को ही डालते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, जमने से ऐसी लगती है, पानी डालते रहेंगे उस पर। तो इसी तरह जो मैग्मा के छोटे छोटे कण हैं, जो शैल के छोटे छोटे कण हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर और दबकर, ठीक है, दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की जो शैल होती है वो अवसादी शैल होती है। कौन सी शैल होती है, अवसादी शैल। याद रखिएगा, पहले आप समझ गए ना, आग्नेय शैल क्या होती है, जो द्रवित मैग्मा होता है उसको ठंडा होकर जो शैल बनती है वो आग्नेय शैल होती है। फिर आग्नेय शैल को जब छोटे छोटे कणों में टूटकर वो एक जगह से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर जल और हवा के माध्यम से दबकर कठोर होकर
जो शेल बनाते हैं वो आपकी अवसादी सेल कहलाती हैं। ओके, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, बलुआ पत्थर जो होता है वो रेत के दानों से बनता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा देख लेते हैं। इग्नियस क्या है? लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री मतलब लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इग्निस मतलब आग्नेय, सेडिमेंट्री मतलब आपके जो अवसादी सेल हो गई, मेटामॉर्फिक मतलब आपका क्या हो गया, जो आपकी कायांतरित शैल हैं। जीवाश्म का मतलब क्या है? शैलों की परतों से दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों से जीवाश्म कहते हैं। शैलों की जो परतें हैं उनमें दबे जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों से जो बनता है उसको जीवाश्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इन सेलों से पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तो कायांतरित शैलें क्या है? आग्नेय और अवसादी शैलों का मिश्रण जो उच्च दाब एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल है, तो चिकनी मिट्टी से क्या होता है? स्लेट बनती है एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। ओके, देखिए सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जब आप देखते हैं ना एक के ऊपर एक पत्थर लगाकर और गेंद के माध्यम से वो खेलते हैं, उसको पिट्ठू भी कहा जाता है। चिबड़ी, स्टापू या किट-किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। या देखिए, आओ कुछ करके सीखें, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अनेक स्मारक के चित्र एकत्रित कीजिए, पता कीजिए। तो ये देखिए, लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो ये भी आपके जो है ये आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों का ही मिश्रण है यहाँ पर। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, मतलब आग्नेय शैल जब अवसादी सेल में परिवर्तित होती है तो वो भी एक शैल चक्र है, और अवसादी सेल जब कायांतरित शैलों में परिवर्तन होते हैं तो वो भी एक शैल चक्र ही है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल यही। तो यहाँ पर है कि ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है बिल्कुल सार यहाँ दिया गया है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। जब कायांतरित शैल को भी बहुत ज़्यादा दाब और ताप मिलता है तो वो फिर से द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या बन जाता है? आग्नेय शैल में परिवर्तन हो जाता है। तो ये पूरा क्या चल रहा है? ये एक सेल चक्र चल रहा है। क्या है ये? शैल चक्र है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे मैग्मा है, मैग्मा आग्नेय शैल बना, फिर ये टूटकर अवसादी में बना, फिर अवसादी सेल को जब अधिक दाब और ताप मिला तो ये कायांतरित सेल बना, फिर जब इसको भी और अत्यधिक ताप एवं दाब मिला तो ये पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो गया। ओके, तो ये पूरा क्या है? सेल चक्र कहलाता है। देखिए, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा था ना, सिलिका, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन के रूप में आते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ओनली 5 पेजेस के थे। एक्सरसाइजेज ज़रूर करिएगा। जैसे द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आग्नेय होते हैं। ओके, तो ये मैचिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइजेज से हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एज इट इज़ मैचिंग है, ट्रू फॉल्स हैं, और ये टिक ऑप्शन है, एज इट इज़ उठकर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चैनल को शेयर करिए ज़रूर, एंड कोई भी आपका डाउट है या आपको वीडियो कैसी लग रही हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।